नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, यानी आपकी मंथली सैलरी आ रही है रेगुलर इंटरवल पे, या फिर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है वो सिर्फ सिंगल ही है, उसके अलावा आपका कोई साइड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 उन इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो आपके पास मस्ट हैव है, यानी आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम सिंगल है या फिर आप सैलरीड पर्सन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, स्पेशली सैलरीड पर्सन के लिए, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो अगर हम सैलरीड पर्सन हैं, तो हमारे पास होना चाहिए, वो होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक कॉर्पस होता है, यानी एक एक साथ एक पैसा इकट्ठा होता है, जो हमारे पास होना चाहिए। किसी एक्सट्रीम इमरजेंसी में जब हमको ज़रूरत पड़ती है, तो हमको कहीं दाएँ-बाएँ देखने की ज़रूरत ना पड़े और हम वहाँ से वो पैसा उठा सकें। जैसे कि एकदम से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कुछ भी रीज़न हो सकता है उस इमरजेंसी का, उसमें अगर हमको एकदम से कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हमको एक वो फंड हमारे पास पक्का होना चाहिए, जिससे हम वो पैसा उठा सकें। और ये कितना होना चाहिए? ये आइडियली तो कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपकी जो सैलरी है, मंथली सैलरी आपकी है, उससे 6 गुना आपके पास कम से कम ये फंड होना चाहिए। तो मान के चलिए, अगर आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपए पर मंथ है, तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो लगभग 3 लाख रुपए होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो इमरजेंसी फंड का पैसा है, अब आप कहाँ रखेंगे? अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप उसको एफडी करवा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि एफडी को जब आप ब्रेक करते हैं बीच में, तो आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, तो एफडी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एफडी में जाइए। दूसरा जो ऑप्शन है, आप लिक्विड फंड में जा सकते हैं। लिक्विड फंड भी एक म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और ये बहुत ही फैंटास्टिक टूल है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो लिक्विड फंड में आप पैसा डाल सकते हैं। ये जो आपका लिक्विड फंड है वो, तो आपको इससे रेगुलरली आपको 6 टू 8% पर ईयर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी इमरजेंसी में, तो विदिन 1 डे आपके अकाउंट में पैसा आ भी जाएगा, आप विथड्रॉ कर सकते हो। और थर्ड जो है, वो सेविंग अकाउंट में आप पैसा रख सकते हो बैंक के, लेकिन ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें आपका जो ब्याज मिलता है या जो इंटरेस्ट मिलता है, वो सिर्फ़ 3 से 4% मिलता है, और वो भी 3 से 4% नहीं मिलता, जब आप लास्ट में जाएँगे, तो वो और कम हो जाता है। तो इमरजेंसी फंड आपके पास मस्ट होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए? कम से कम आपकी जो मंथली सैलरी है उसका 6 गुना मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 6 गुना ज़रूर होना चाहिए। जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आपके पास मस्ट होना चाहिए सैलरी हेल्थ इंश्योरेंस। और ये हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम आप 10 से 25 लाख रुपए के बीच में आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास पक्का होना चाहिए, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है, जब भी आप मेडिकल इमरजेंसी आपको पड़ती है, तो आपको जेब से पैसा ना देना पड़े। अब लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जब आप देखने जाते हैं, तो बहुत सारी कंपनियाँ होती है, बहुत सारे प्लान्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन जब आप सर्च करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको हमने डिटेल जो बेस्ट प्लान्स हैं अभी एट प्रेजेंट, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आप फिर भी अपना एनालिसिस कीजिए और एक अच्छा-सा हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए ले लीजिए। लेकिन उसमें कुछ एक रिक्वायरमेंट्स है, जो आपको मस्ट है कि आपको देखनी ही देखनी है। सबसे पहला जो ये है कि आपका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो प्रोवाइडर होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर, उस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपको देखना है। दूसरा, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट की लिमिट नहीं होनी चाहिए या कैपिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है या प्रोवाइडर जो है, वो रूम रेंट का कैपिंग लगा देता है कि इतना ही मैक्सिमम इतने रुपए का ही आप रूम ले सकते हैं, चाहे आपका इंश्योरेंस कितना ही बड़ा हो। तो आपको वैसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिसमें रूम रेंट की कोई कैपिंग ना हो। और थर्ड क्या है, रिस्टोरेशन बेनिफिट भी उस हेल्थ इंश्योरेंस में अवेलेबल होना चाहिए। ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जब आप पढ़ेंगे, वो वीडियो देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मस्ट होना चाहिए, और वो कम से कम 10 से 25 लाख के बीच में होना ही चाहिए। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो होनी चाहिए हमारे पास, वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। उनके बारे में हमें नहीं जानना है, ना ही हमें उसमें फँसना है। लाइफ इंश्योरेंस अगर हम प्योर बात करें, तो सिर्फ़ टर्म इंश्योरेंस होता है, हमें उसी के बारे में जानना है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिलाकर सेल करती हैं। लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट पार्ट को अलग रखना है और टर्म इंश्योरेंस को या लाइफ इंश्योरेंस को अलग रखना है। तो हमें हमारे पास एक टर्म इंश्योरेंस पक्का होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए? वो आपकी जो एनुअल इनकम है, उसका कम से कम 10 से 20 गुना के बीच में होना ही चाहिए। यानी मान के चलिए, अगर आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपए पर मंथ है, तो उस हिसाब से आपकी जो ईयरली सैलरी बन जाती है वो 6 लाख रुपए बन जाती है। तो 6 लाख गुना 10 से 20 गुना, यानी कम से कम 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख के बीच में आपका
टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए। ये एक मिनिमम है, आपके पास इतना बीच में होना ही चाहिए। लेकिन टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट करते वक़्त भी आपको बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे, लेकिन मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको देखनी ही देखनी है, उसके बाद ही आप टर्म इंश्योरेंस का जो है प्लान सेलेक्ट करें। तो उसमें सबसे पहला जो आता है कि उस प्रोवाइडर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है, वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा जो प्रोवाइडर है, जो कंपनी है, उसका एयूएम यानी कितना ऑलरेडी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है या कितना पैसा मैनेज कर रही है, वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि हमारे पास जो टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स कंपनीज होती हैं, उनमें से टॉप कंपनीज का ही हमको इंश्योरेंस जो है सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई छोटी कंपनी का हमने इंश्योरेंस सिलेक्ट कर लिया जिसके पास ऑलरेडी जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत कम है। तो उससे क्या होगा कि आपको जब कल को रिक्वायरमेंट पड़ती है सेटलमेंट करने के लिए या जो क्लेम वापस लेने के लिए, उस टाइम में वो कंपनीज़ के जो क्लेम सेटलमेंट है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमेशा टॉप कंपनी के ही इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना है। तो टर्म इंश्योरेंस आपको पक्का लेना है और वो भी 10 से 20 गुना कम से कम होना चाहिए और वो भी आपकी एनुअल इनकम का, ना कि मंथली इनकम का। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए अगर हमारे पास सैलरी आती है रेगुलर, वो है म्यूचुअल फंड में आपकी एसआईपी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सबसे बेस्ट पार्ट है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो एसआईपी आपके पास म्यूचुअल फंड में पक्की होनी चाहिए। ये मस्ट है, सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट टूल है ये आज के टाइम का। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप एसआईपी करते हैं, एसआईपी क्या होती है, ये सब के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं और कौन-कौन से बेस्ट फंड्स हैं, उनके बारे में हम रेगुलरली वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको कितने रुपए की एसआईपी आपको करनी चाहिए। तो कम से कम आपको 10 से 20% जो आपकी मंथली इनकम है, उसका आपको एसआईपी करना चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की कि 50,000 रुपए अगर आपकी सैलरी है, तो उसका 10 से 20% यानी 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में आपका कम से कम मंथली एसआईपी होना चाहिए। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, वो आज आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके फ्यूचर के लिए है। तो ये जो जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देने वाला है। लेकिन जब आप एसआईपी स्टार्ट करें तब एक छोटी-छोटी टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी आप एसआईपी करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के लिए ही करनी है। दूसरा ये एसआईपी को बीच में रोकना नहीं है, चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, आपको वो देखना ही नहीं है। आपको रेगुलरली कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है, बीच में स्टॉप नहीं करना है और ना ही आपको बीच में विथड्रॉल करना है। विड्रॉल मतलब पैसा वापस निकालना है उस एसआईपी से। क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप उसमें से निकाल लेते हैं पैसा, जो आपका इन्वेस्ट हुआ है या जो अक्यूमुलेट हुआ है। तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है हमारी एसआईपी के साथ जब भी आप एसआईपी करते हैं। तो ये जो 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की है इस छोटी सी वीडियो में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, आप एक सैलरीड पर्सन है, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हो, आपके पास ये चारों चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके पास कौन-सी 4 चीज़ों में से कौन-सी चीज़ नहीं है और कौन-सी चीज़ है। और आपको म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी करनी है, तो आप कौन-सा बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड है, वो उसके लिए भी आप हमें रीच कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें।